नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अपन ने जो 3-4 क्लासें पूर्व में जो पढ़ ली है उसमें अपन ने स्वरों के बारे में बात कर ली है। आज अपन व्यंजन के बारे में बात करेंगे, यानी व्यंजन क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, ये आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले एक हर रोज़ की तरह मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। लहरों को शांत समझकर, लहरों को शांत देखकर ये न समझना, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवाने नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो अपन ने प्रारंभ में पढ़ लिया है स्वरों के बारे में, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। गुरु जी थे आज सजाई सजाइन काम लिख रहे हो, है ना। गुरु जी आज सजाई सजाइन काम लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो सजा सजा? क्योंकि अच्छा लगता है ना सजा के लिखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सजा के। अब आपको लगे या ना लगे मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे ना। समझ रहे हो? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण अपन पढ़ रहे। तो अपन ने बात कर ली थी वर्ण विचार तक, यानी वर्ण विचार। एक बार थोड़ा रिवीज करवा देता हूँ वर्ण के बारे में। यानी वर्ण दो प्रकार के, स्वर जिनकी संख्या 11 होती है, व्यंजन जिनकी संख्या होती है 33। ठीक है, स्वरों की बात कर चुके हैं अपन, कौन कौन से स्वर हैं। इसमें 2 अयोग व ध्वनि है। अब स्वरों की बात कर चुके हैं और स्वरों का वर्गीकरण भी अपन ने अगली यानी पूर्व की क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ लिया है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वो भी पढ़ लिया है। अब बारी है व्यंजन की। व्यंजन शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है जो है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को लेकर अपन आज चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दो व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। इससे पहले मैं बता दूं आपको 2, 3, 4, 5 कुछ लाइनें, बेसिक बात है। व्यंजन क्या है मैं बता दूं कि किसी भी वर्ण को लिखने के लिए कच्चा खाका चित्र अपन बनाते हैं पहले, फिर इसके बाद उस वर्ण को लिखते हैं। ठीक है, अब इस कच्चे खाका चित्र बनाते हैं और इस कच्चे खाका चित्र है, ये कच्चा खाका चित्र है, उसके ऊपर 4 प्रकार से जो बिंदु हैं, डॉट है, बिंदु का प्रयोग होता है। एक ऊपर होता है, एक इसके साइड में यानी इसके पीछे होता है, एक इसके नीचे और एक इसके आगे होता है। इसका तो नाम क्या है? इसका नाम है अनुस्वार। इसका नाम है, मैं बता दूंगा अभी अभी, चलो सीधा बता ही देता हूँ ना, सीधा बता देता हूँ, लिख लेना। इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार। एक आपको मैं प्राणवायु बताऊंगा, प्राणवायु क्या है। ठीक, क्योंकि ये शब्द आगे आने वाला है। अनुस्वार। गुरुजी अनुस्वार कौन सा है? है ना, अनुस्वार। क्या गुरुजी ये जो अनुस्वार है वो सभी वर्णों पर प्रयुक्त होता है, 33 और 11 वर्णों पर? नहीं, केवल और केवल स्वरों पर ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। स्वरों पर ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी क्यों व्यंजन पर इसका प्रयोग नहीं करते? क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि व्यंजन जो बनते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं ना। यानी जिनकी स्वतंत्र ध्वनियाँ निकलती है वो तो स्वर हैं, और जो स्वर या अन्य वर्णों की सहायता से, अन्य स्वर्णों की सहायता से उच्चारित या बोले जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क को बोलेंगे तो क को थोड़ा लंबा करेंगे तो उसमें अ की आवाज़ आएगी, क। अरे ना,
तो अ की आवाज़ आएगी, तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कौन? व्यंजन। और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो ऑलरेडी इस स्वर पर तो अनुस्वार लगता है, तो इस पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कंठ। कंठ एक शब्द है, इसमें क, कंठ, ठीक है। तो अब इसमें स्वर को अलग करेंगे, ठीक है। स्वर को अलग करेंगे तो क और ये हो गया अ, ठीक है। समझ रहे? इस स्वर को अलग कर दिया तो ये जो स्वर है वही तो अनुस्वार का काम कर रहा है, अनुस्वार के रूप में। इसमें क में, ठीक है। तो इस स्वर पर अनुस्वार लगा हुआ है, इस स्वर पर, और ये स्वर इस क के अंदर है। यानी क में जब अपन क को बोलते हैं तो उसमें अ का उच्चारण आता है बाद में, है ना। इसलिए व्यंजन में स्वर का उपयोग या इस अनुस्वार का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। व्यंजनों के अंदर अनुस्वार का उपयोग नहीं किया जाता है। तो गुरुजी कितने वर्ण पर लगता है? तो 11 स्वरों पर ही लगता है। कौन सा? अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार ये इसको अपन कहते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर। गुरुजी हमें बता दो कि पंचमाक्षर किस पर लगता है। तो मैं बता दूं कि जो क वर्ग है अपना, क वर्ग है, मैंने आपको 5 वर्ग बताए कि नहीं बताए? अगर नहीं बताए, नहीं कैसे नहीं बताए? आगे वाली क्लास देखो, उसमें सब कुछ बता दिया है। देखो, क से च वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। प्रत्येक में 5-5 वर्ण है ना। बता दिए कि नहीं बता दिए? मैंने पहले बता दिए। और 25 वर्गीय व्यंजन है। तो क वर्ग का 5वां अक्षर है अंग। अंग आता है कि नहीं आता है? अंग, ठीक है। ये तो ये अंग पर केवल और केवल एक ही वर्ण पर पंचमाक्षर या पंचमाक्षर बिंदु लगता है। किस पर लगता है? किस पर लगता है? क वर्ग का 5वां वर्ण, ठीक है। गुरुजी आगे बताओ। ये तो सब बता दिया। गुरुजी आगे बताओ। तो आगे वाला ये वाला, ठीक है। ये नीचे वाला जिसको ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त चिन्ह। उत्क्षिप्त चिन्ह कहा जाता है, या फिर इसे ही तो कहते हैं फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों? फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। गुरुजी ये किस पे लगता है? तो आपका जो ट वर्ग है, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है उस पर लगता है। तो गुरुजी कौन है? तो एक तो आपका ड है और एक आपका ड है। इसके नीचे लगते हैं। इसके नीचे ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब इसका प्रयोग नहीं करते उस वक्त इनका जो अंग्रेजी में मतलब होता है वो डी से, मतलब डी लिखते हैं अंग्रेजी में, डी, और इसको डी एच लिखते हैं। यदि ताड़नजात चिन्ह लगा दिया इसके बाद इसका अर्थ बदल जाता है, इसका आर हो जाता है, ठीक है, और इसका आर एच हो जाता है। जैसे कि मैं बता दूं सर कौन सा आर एच हो जाता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। ये ड है, ये ड, ये तीसरा है, कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का, ठीक है। तो गुरुजी जब इनका प्रयोग यानी ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग हो रहा है उस वक्त इसका आर हो जाता है और इसका आर एच हो जाता है। गुरुजी कैसे बताऊं? तो हमारे सिटी यानी अपने ये एक गांव का नाम, मतलब शहर का नाम ले लिया, ठीक है। सागवाड़ा हमारा शहर है, यानी अपना शहर है सागवाड़ा। तो इसको जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो देखो सा ग वा डा, यहाँ आना चाहिए था सागवाड़ा, डा आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आता है। यहाँ पर आर ई लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? ताड़नजात चिन्ह। समझ रहे हो? जैसे कि बांसवाड़ा, तो उसको बांसवाड़ा ऐसे लिखेंगे, बांसवाड़ा। उसको लिखते ऐसा है हिंदी में, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है बांसवाड़ा,
ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आर लग जाता है। क्यों आर क्यों लग जाता है? क्योंकि इसके नीचे ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक, इसलिए ये वर्तनी शुद्धि में काम आते हैं ऐसे ऐसे शब्द, ठीक है। चलो ताड़नजात चिन्ह का हो गया। अब इस चिन्ह का नाम है नुक्ता। गुरुजी इसका नुक्ता नाम है, तो गुरुजी ये हिंदी में प्रयोग होता है। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हिंदी में प्रयोग होता है। ये है नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग होता है, फारसी भाषा, ठीक है। नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग होता है। क्या गुरुजी अपने हिंदी के अंदर इनका प्रयोग होता है? ऑफकोर्स होता है। NCERT के अंदर इनका जो मतलब नुक्ता चिन्ह वाले जो वर्ण है वो 3 बताए गए हैं। पहला था आपका ख, दूसरा आपका ज और ये फ। ये 3 बताए गए हैं। कौन से? ये 3 बताए गए। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो 1913 के अंदर भाषा विज्ञान के क्या बने हैं? भाषा विज्ञान के इंस्पेक्टर रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। ये निर्देशक रहे हैं और उन्होंने इस नुक्ता चिन्ह वाले वर्णों को 5 प्रकार से लिखा है, यानी 5 इन्होंने 5 बनाए नुक्ता चिन्ह वाले। कौन कौन से गुरुजी? तो मुझे बता दो, ये बता दिया, क, ख, ग, ज और ये फ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये किसने बताए? ये बताए हैं नुक्ता चिन्ह वाले जो 5 वर्ण हैं वो किसने बताए हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो भाषा विज्ञान के इंस्पेक्टर निर्देशक रहे हैं 1913 के अंदर। उन्होंने ये 5 वर्ण बताए हैं। जबकि NCERT के अंदर ख, ग और फ, ये 3 वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे विद्वान साथियों। मैंने बता दिया कि कक्षा का चित्र के ऊपर जो अनुस्वार, नुक्ता, ताड़नजात और फिर उत्क्षिप्त चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है, ठीक है। मैं बता दूं अनुस्वार का प्रयोग 11 स्वरों के साथ। अब प्राणवायु क्या है? जब अपन किसी वर्ण को बोलते हैं, यानी किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं, उस वक्त अपने मुख से जो वायु निकलती है, उसे प्राणवायु कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ, प्राणवायु क्या है। प्राणवायु अपन विज्ञान में इसको ऐसे पढ़ते हैं। प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मैं भी विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि O2 का मतलब अपन प्राणवायु से लेते हैं विज्ञान में। लेकिन यहाँ पर जो प्राणवायु है हिंदी में उसको अलग तरीके से लेते हैं। इसको O2 का डाइऑक्साइड है, ठीक है, डाइऑक्साइड, इसका डाइऑक्साइड नाम है, ठीक है, डाइऑक्साइड। अब प्राणवायु क्या है? हिंदी में प्राणवायु को कैसे लेते हैं, ठीक? प्राणवायु क्या है? यानी वर्ण को उच्चारित करते समय मुंह से, एकदम छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्वान साथियों, क्योंकि ये सब आगे वाले जो संधि के चैप्टर हैं उसमें काम आने वाले हैं। वर्ण को उच्चारित करते समय मुंह से ध्वनि निकलती है, या फिर वायु निकलती है, या हवा निकलती है। क्या निकलती है मेरे प्यारे विद्वान साथियों? हवा निकलती है, उसे प्राणवायु कहते हैं। गुरुजी बढ़िया बता दिया, ठीक है, बता दिया मुझे प्राणवायु। स्क्रीनशॉट कोड लेना चाहता ले सकते हो। अब बढ़ता हूँ मैं मेन पॉइंट पे।
आज का जो टॉपिक है वो अपन लेंगे क्या है, व्यंजन। आज का जो टॉपिक है अपना व्यंजन है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। मैं बता दूं कि 25 स्पर्शीय व्यंजन हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। 4 आपके अंतस्थ वर्ण हैं और 4 आपके उष्ण वर्ण हैं, और 3 जो आपके बचे हैं संयुक्त अक्षर जिन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। वो मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो 2 नंबर। पहला आपने स्वर ले लिया है, ठीक है। व्यंजन की बात करेंगे, स्वर अगली कक्षा में पढ़ चुके हैं अपन। आज अपन क्या बात करेंगे, व्यंजन की, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 गुरुजी कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर देख लेना। ये आपका क वर्ग है, क वर्ग है कि नहीं है। ये आपका छ वर्ग है, ठीक है। ये आपका ट वर्ग है, ये आपका त वर्ग है, और ये आपका प वर्ग है। कुछ ठीक है, प वर्ग। प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। चलो लिख देते हैं, क ख ग घ और अंग, ठीक है। ये आगे 5-5 वर्ण। छ, ये छ छतरी वाला, ठीक है। समझ लो इसको इस प्रकार से। यानी वर्तनी शुद्धि में इसको अपन कैसे लिखेंगे देखना, इस प्रकार से छ को लिखा जाता है। छ ज, ठीक है। ज जहाज वाला, ये झंडे वाला, ये अंग, ठीक है। ट ठ, ये ड आ गया, ढ आ गया, कर्ण हो गया, ठीक है। आपका त आ गया, आपका थ आ गया, द आ गया, द आ गया, ये न आ गया, ठीक है। प आ गया, फ आ गया, ब आ गया, भ आ गया और म। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा लिखता है, ठीक है, भ को इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से लिखता है। ये वर्तनी शुद्धि से गलत है। क्यों? क्योंकि वर्तनी शुद्धि में भ को, या हिंदी व्याकरण के अनुसार भ को इस उपली गुंडी को बनाना जरूरी है, इस प्रकार। यदि कोई ऐसा नाम लिखे तो ये सही है, लेकिन इस प्रकार का लिखे तो ये गलत है। वर्तनी शुद्धि में इसको गलत मानते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि गग्गर, ठीक है। गग्गर, इसके ऊपर तो इस प्रकार की मात्रा होगी, ठीक है। लेकिन ये पत्थर है, इस पर फिर उसके ऊपर लाइन खींच देते, ये गलत है। क्यों इसको वर्तनी शुद्धि में इसको गलत क्यों मानते हैं, देखना। वास्तव में ये प है, ठीक है, और आधा ये त है, और ये थ है, और ये र है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, गुंडी है कि नहीं, थ में ये, ठीक है। इसलिए ये शिरो रेखा गुजरती नहीं है, उस गुंडी से ऊपर नहीं गुजरती है, ठीक है। इसलिए ये शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं गुरुजी। ये आपके क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है, ये वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। कितने हैं वर्गीय व्यंजन, इनको स्पर्शीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख के मुखावयव, किसी न किसी मुखावयव को जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्शीय व्यंजन, या फिर इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, ठीक है। ये किसको कहते हैं, इनको कहते हैं, ठीक है। अब आगे वाले वर्ण, ये तो 25 होगी अपने, है ना। ये 25 वर्ण है अपने कौन से, वर्गीय व्यंजन। अब बाकी के जो बचते हैं, कौन से बाकी के जो बचते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। इनको क्या कहते हैं गुरुजी, तो इनको मैं बता देता हूँ। इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अंतस्थ वर्ण कहते हैं,
अंतस्थ वर्ण कहते हैं। कितने गुरुजी? 4 हैं, य, र, ल, व। गुरुजी इसके बाद कौन से? ये कितने? 4 हैं। गुरुजी 4 और हैं, कौन कौन से? ऊष्म वर्ण, या इन्हें उष्ण वर्ण कहा जाता है, ठीक है, उष्ण। गुरुजी ये भी 4 है, कौन कौन से गुरुजी बता दें? तो आपका श, और ह, ठीक है। ये ह को अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं, ठीक है, और इसको दंत शकार बोलते हैं, श को दंत शकार, क्योंकि दंत से इसका उच्चारण होता है। और अंत में जो 3 बचते हैं गुरुजी, कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से? एक तो क्षय, क्षय, त्र, इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर। इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका ये जो बनते हैं वो अन्य स्वरों की सहायता या वर्णों की सहायता से ये बनते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। आज का जो मेन बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो व्यंजनों का वर्गीकरण है, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण है, तो मैं पहला हेडिंग ले लेता हूँ, व्यंजनों का वर्गीकरण। ले सकता हूँ नहीं ले सकता? ले सकते हो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे अपन ने स्वरों को 5 प्रकार या 6 प्रकार जो बांटे थे स्वर को, जिस कैटेगरी में, उसी प्रकार इन व्यंजनों को भी उसी प्रकार से बांटेंगे। इनको भी 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है, इनको भी 5 भागों में बांटेंगे। गुरुजी कौन कौन से बता दिए, तो मैं बता देता हूँ। ये व्यंजन है, ठीक, ये आपका व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या कितनी है गुरुजी? 33 है। कौन कौन से आपके सामने रख दिए हैं। तो पहला जो प्रकार है वो यही प्रकार है, पहला 1, 2, 3, यानी ये पूरा एक प्रकार है। यानी अध्ययन की सरलता हेतु, अध्ययन की दृष्टि से पहला प्रकार अध्ययन की सरलता हेतु 1, 2 और 3 प्रकार से इनको बांटते हैं, ठीक, अध्ययन की सरलता। गुरुजी दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार तो आपने बता दिया गुरुजी, अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण। अब दूसरा कौन सा है गुरुजी? तो दूसरा जो आपका है वो है, दूसरा कौन सा है गुरुजी? तो वो आपका है, एक बार आप है ना इसको एक बार देख लो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, है ना, 5 मिनट। चलो, देख लिया होगा, तो आपने पढ़ लिया होगा। देखो, पहला गुरुजी कौन सा है? अध्ययन की सरलता है, अध्ययन की। तो गुरुजी दूसरा कौन सा? आप बताओ दूसरा कौन सा है? तीसरा मैं लिख देता हूँ, है ना, तीसरा लिख देता हूँ। गुरुजी हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पहला अध्ययन की सरलता है, तो इनको बांटते हैं, किनको? व्यंजनों को। तीसरा अपन बांटते हैं, तीसरा इनको बांटते हैं प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। गुरुजी प्राणवायु क्या है? अभी तो बताया आपको प्राणवायु क्या है। जब किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं या बोलते हैं, उस वक्त हवा जो बाहर निकलती है उसी को प्राणवायु कहते हैं, ठीक है, प्राणवायु कहते हैं। तो गुरुजी दूसरा जो प्रकार है वो है आपका घोष। घोष यानी कंपन कहते हैं इनको, ठीक है, घोष या कंपन कहते हैं इनको, घोष या कंपन कहते हैं। कंपन के आधार पर स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण। तो गुरुजी तीसरा कौन सा है? तीसरा ये रहा प्राणवायु के आधार। गुरुजी चौथा कौन सा है? तो उच्चारण। उच्चारण अलग है और उच्चारण स्थान अलग है। यहाँ पर चौथा और पांचवा वही है। उच्चारण है चौथा और पांचवा है आपका उच्चारण स्थान। देखो, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, बोलना यानी अपन जैसे बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और उच्चारण स्थान, जिस स्थान से जिस जगह से ये वर्ण निकलेंगे वो उच्चारण स्थान के आधार पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण के स्थान पर 10 भागों में अपन व्यंजनों को बांटते हैं।
उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान, जबकि उच्चारण के आधार पर 8 भागों में बांटते हैं। तो गुरुजी प्राणवायु के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? तो इनको 2 भागों में, अल्प प्राणवायु और महाप्राणवायु। घोष के आधार पर गुरुजी, घोष के आधार पर कितने भाग होंगे? तो इनके भी 2 भाग होंगे। गुरुजी कौन कौन से? तो अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। और अध्ययन की सरलता है तो गुरुजी बांट दिया, अभी बांट दिया पहले। एक तो आपने बांट दिया ये स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण, ये हो गया। तो व्यंजन यही है। और शुरुआत करेंगे आज का ये टॉपिक अध्ययन की सरलता है तो, यानी एक एक लेकर चलेंगे, एक एक लेकर चलेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में, ठीक है। व्यंजनों के वर्गीकरण में एक एक लेकर चलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण है, ठीक है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो अपन ने जान लिया कि इनके भी 5 प्रकार हैं, ठीक। व्यंजन है, व्यंजन का क्या है वर्गीकरण, ठीक है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर लो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, और कमेंट करना चाहो तो कर दो, ठीक है। व्यंजन वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार है? 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला प्रकार अपन ले लेते हैं। गुरुजी कौन कौन सा है? तो अध्ययन की सरलता है तो, अध्ययन की सरलता है तो, अध्ययन की सरलता है तो, अध्ययन की सरलता, सरलता है तो, सरलता है तो इनका वर्गीकरण, ठीक है। किनका? व्यंजनों का वर्गीकरण। गुरुजी किनका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। गुरुजी कितने भाग है अध्ययन की सरलता है तो? 3 भाग है इसके। पहला तो आपके सामने मैंने रख दिया था पहले ही, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, या फिर इनको कहते हैं गुरुजी, इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। गुरुजी, गुरुजी कौन कौन से हैं? 25 है ये, 25। कौन कौन से गुरुजी? ये पूरे के पूरे 25 वर्गीय व्यंजन है। लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, लिख देता हूँ, लेकिन नीचे दिखेगा नहीं, ठीक। इसको यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। उसमें क्या लिखने में क्या जाता है ना, वर्गीकरण, वर्गीकरण है। कौन सा? स्पर्शीय व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन। गुरुजी कितने हैं? 25 है। गुरुजी कौन कौन से? ये रहे आपके सामने, क वर्ग के 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक। च वर्ग के गुरुजी 5 वर्ण हैं, पता है गुरुजी, 6, ज, झंडे वाला ज और य, ठीक। गुरुजी ट वर्ग के 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग के भी 5 वर्ण हैं, त, थ, ड, ध, न, ठीक। प वर्ग के भी 5 वर्ण हैं, प, थ, ब, भ और म, ठीक गुरुजी। ये हो गए 5 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। ये स्पर्शीय व्यंजन, ये पहला भाग है। मैंने बताया कि अभी अध्ययन की सरलता है तो 3 प्रकार से इनको बांट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये अध्ययन की सरलता है तो व्यंजनों को पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अध्ययन की सरलता है तो, अध्ययन की सरलता है तो इनका वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। एक तो पहला आपने स्पर्शीय व्यंजन अभी पढ़ लिया, कितने हैं गुरुजी? 5 है, नहीं, स्पर्शीय वर्ग तो 5 है और वर्ण है 25। दूसरा गुरुजी कौन सा है? तो दूसरा है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ठीक है, अंतस्थ वर्ण। गुरुजी ये तो 4 होते हैं, हमको पता है कौन कौन से, य, र, व और ल, ठीक है। ये स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण है आपके कितने हैं गुरुजी? उष्ण वर्ण है, उष्ण वर्ण भी 4 है प्यारे विद्वान साथियों। कितने हैं? 4। कौन कौन से? श, से, षटकोण वाला, से, सीमेंट वाला स, और अपना अंतिम ह, ठीक है। ह को
अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं और इसे दंत शकार कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण अपना फिनिश हो चुका है। कौन सा है गुरुजी, बता दो गुरुजी कौन सा है। तो पहला अपन ने पढ़ लिया कौन सा, अध्ययन की सरलता हेतु स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, दूसरा जो वर्गीकरण है उसे अपन कहते हैं